ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कल हमने देखा था एंडोक्राइन, राइट? सो देयर आर 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमने कल स्टडी किए। तो आज हम वही ग्लैंड्स डिटेल में देखेंगे। डिटेल में उसका ओरिजिन कहाँ से, कौन से लेयर में आते, कौन से सेल से वो टिश्यूज से फॉर्म हुए। तो ये टोटल उसका फंक्शन और उसका होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारे प्रैक्टिस में काम आता, वो सब डिटेल में हम आज देखने वाले हैं, राइट? तो हाइपोथैलेमस द मास्टर ग्लैंड तो बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत कमाल की चीज है। हाइपोथैलेमस द कंडक्टर ऑफ द एंडोक्राइन सिम्फनी, इट कंट्रोल्स वेजिटेटिव फंक्शंस, एंडोक्राइन फंक्शंस एंड इमोशनल बिहेवियर। इमोशनल बिहेवियर में हाइपोथैलेमस का मेन रोल है इन एसोसिएशन विद द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम देखो, द बेसल सिस्टम ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स इमोशनल बिहेवियर एंड ड्राइव, बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोलैरिटी, थर्स्ट, एपेटाइट, बॉडी वेट। मतलब फिजिकल जनरल्स में लिम्बिक सिस्टम का मेन रोल। The neurotransmitters are released as a response of certain emotions and hence the behavior of an individual is affected. जो भी न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, जिस ग्लैंड से जो सीक्रेट होते हैं, it is responsible for emotions and behavior. Sir, page number 75. The release of neurotransmitter can increase or decrease due to sudden shock, prolonged grief, apprehension, mortification. And we think of remedies like jalsimium, staphysagrina, ignitia, colocin, etc. तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, कुछ ना कुछ इमोशन आएगा, इमोशन आके हम डायरेक्टली उस मेडिसिन पे जाते हैं। लेकिन दिस इज राइट और रॉन्ग? डायरेक्ट इमोशंस लेके उसको प्रिस्क्राइब करना है कि नहीं? नो, है ना? यस। सो दिस स्टेट प्रिस्क्राइबिंग रेमेडी शुड बी इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आप अगर इस तरह से सोचते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बहुत नजदीक होते हैं। अदरवाइज वी एंड अप ओनली ट्रीटिंग डिजीज इन मैन एंड नॉट द मैन इन डिजीज। अगर आप इमोशन को प्रिस्क्राइब करते हैं, फीलिंग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो यू आर ट्रीटिंग द डिजीज, नॉट द मैन। अगर आपको मैन को ट्रीट करना है तो आपको उसका जीसीएस निकालना पड़ेगा। फीलिंग, इमोशन के बजाय आपको उसके रिएक्शन को इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। सो विच कैन लीड टू सप्रेशन, स्पेशली सो इफ द वाइटल फोर्स इज सो थर्स्ट, एपेटाइट एंड एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय lateral hypothalamus, satiety is controlled by ventromedial nucleus. Hence we see that if lateral hypothalamus stimulated or ventromedial nucleus is depressed, then we have emotions like anger, thirst, activity, rage, which will make us think of remedies like iodine, arsenic, arsenic iode, kali iode, merc salt, sulfur and stramonium. तो ये पॉइंट ध्यान में रखो कि lateral hypothalamus अगर स्टिमुलेट होता है या फिर ventromedial nucleus is depressed, then we have emotions like, तो कौन सी emotions आएंगे? तो anger, activity, rage. If LH reduced or VMN stimulated, then we have reactions like anorexia, thirstlessness, positivity and tranquility. Passivity, not positivity, passivity and tranquility. This in turn will make us think of remedies like sepia, ignitia, aurum, acid phosphorus, lycopodium. तो LH अगर reduced होता है, luteinizing hormone, then we have reaction like anorexia, जो हम उसे anorexia nervosa भी बोलते हैं। थर्स्टलेस हो जाएगा पेशेंट, है ना, डिप्रेस हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, पैसिविटी बढ़ेगी, ट्रैंक्विलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे कंडीशंस में ड्रग्स आते जैसे कि इंडिफरेंस हो गया, है ना, निगेटिविटी आ गई कि पेशेंट इंडिफरेंस हो गया, तो इग्निशिया है, सेपिया है, एसिड फॉस है, लाइक दिस। और जनरली दिस रेमेडीज आर
थर्स्टलेस। तो जब भी LH रिड्यूस होगा, VNM स्टिमुलेटेड होगा, तो समझ लो कि पेशेंट थर्स्टलेस है, डिप्रेस्ड है, मे बी चिली और हॉट, इसमें एवर्जन और लॉस ऑफ एपेटाइट कंप्लीटली आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना। These symptoms are spurred of a facet of that person due to emotions at that time which affect his limbic system and release neurotransmitters as they are temporary. They guide us to an acute prescription of that. तो ऐसे कंडीशन में उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम स्टेट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन स्टेट प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा दिन तक वर्क नहीं करेगा। उस कंडीशन से हमें निकालना है तो आप स्टेट प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको उसको GCS देना ही पड़ेगा। The reaction of a person and the drives are controlled by the gray area near the aqueduct of Silvers in the, ये जो acute prescription होता है, जैसे कि अगर कोई acute केस आती है जिसमें सडन शॉक बिकॉज ऑफ फ्राइट, जिसकी वजह से एकदम बैलेंस चले गया, माइंड अनकंट्रोल हो गया, इमोशंस अनकंट्रोल हो गए, तो इस कंडीशन में आप स्टेट सिमिलिमन दे सकते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बाद में आपको GCS ही देना पड़ेगा। जैसे कि आज एक पेशेंट आया, उस पेशेंट की कंडीशन मतलब अगर वो एक्यूट जब अटैक आया था उस वक्त वो आता था तो उसे स्टेट सिमिलिमम देना पड़ता था कि पेशेंट एकदम सडन फियर फ्राइट हुआ, क्योंकि उसके बाजू में नेबरर में किसी ने सुसाइड कर लिया। तो वो जब खेत में काम को गई तो उसको ऐसा लगा कि कुछ तो भी उसके आजू बाजू में है, वो बहुत डर गई, एक्सट्रीम फियर, और उसको फियर होने की वजह से वो मतलब क्या बोलेंगे उसको कि एकदम सडन फियर एंड फ्राइट की वजह से जो माइंड का बैलेंस चल जाता है ना, टॉकिंग इरेशनल हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, फियर एंड फ्राइट की वजह से फिर वो डिल्यूजन्स आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे जब ऐसा कुछ होता है कि पेशेंट इररिलेवेंट टॉकिंग होती है या फिर इरेशनल होती है, टॉक्स लाइक इल्यूजन्स, कुछ इल्यूजन्स होते हैं कि कोई आ रहा है, मेरे से कोई फॉलो कर रहा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे कुछ वॉइसेस सुनाई दे रहा है, मुझे बुला रहा है, लाइक। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया क्या? नॉट, दिस इज एक्यूट कंडीशन ड्यू टू ओनली फियर एंड फ्राइट। Hallucinations. हाँ, वो तो है ही ना, hallucinations है। इसको हाइपोनेट्रेमिया। no, this is not a pathological. हेलो, मेंटल परवर्जन सर बोल सकते हैं। किस बात का परवर्जन? सर सेंसेस का परवर्टेड हो सकता है सर। सेंसेस परवर्टेड कैसे क्या हो सकते हैं आप? सर उसको लगता है कोई है, कोई दिख रहा है, कोई आवाजें सुनाई दे रही है। बराबर। सेंसेस मींस दैट सर वो तो ओनली इल्यूजन डिल्यूजन्स है। Delirium. यस, डेलिरियम कह सकते हैं, लेकिन उससे भी और भी एग्जैक्ट रूब्रिक। Trance. वेरी गुड। किसने कहा ट्रांस? आचल बियानी। यस, वेरी नाइस। दिस इज अ ट्रांस, को अपन ट्रांस कहेंगे कि अनकंट्रोल स्टेट ऑफ माइंड, टोटली हिस्टेरिकल, सो इट इज अ ट्रांस। तो अगर वो उस कंडीशन में आती थी तो उसे हमें स्टेट सिमिलिमम देना पड़ता था, लेकिन वो उसके 1 साल बाद आई, लेकिन उसे फिर भी वो प्रॉब्लम्स जैसे न्यू मून फुल मून में उसको ये प्रॉब्लम होती है, कुछ हेलुसिनेशंस होंगे, डिल्यूजन्स होंगे, नॉइसेस, और न्यू मून फुल मून में एग्रेवेशन। तो ऐसे कंडीशन में वो लिटिल बिट उस कंडीशन में जाती है। तो अगेन राइट, देन ये सब क्यों हुआ? तो यहाँ पे ले सकते हैं हम डेलिरियम फ्राइट, यस, या फिर एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट टू फियर एंड फ्राइट। तो अब इसमें कौन सी रेमेडी आ सकती है? ड्रग रेमेडी सर, जो सामोनियम। यस, वेरी नाइस आंसर। तो ड्रग रेमेडी, तो उसमें देखो जो मोस्ट
फ्राइटफुल रेमेडी है, ये जस्ट अमोनियम रेमेडी, कि उस फियर एंड फ्राइट का उस फियर एंड फ्राइट ने कैसे उसको डिल्यूजन में लेके गया, कैसे, तो दैट इज अ फियर एंड फ्राइट, द मेन फैक्टर इज फियर एंड फ्राइट। तो फियर एंड फ्राइट तो किस ऑर्गन से आती है? ग्लैंड से आती है, हाइपोथैलेमस से आती है, कि कौन बोलेगा? न्यूरोट्रांसमीटर कहां से सीक्रेट हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस, है ना? So these symptoms are spurt of a facet of that. So these symptoms are spurt of a facet of that person due to the emotions at that time, which affect his limbic system. And these neurotransmitters, as they are temporary, they guide us to the acute prescription of that state. The reaction of a person and the drives are controlled by the gray area near that aqueduct of sylvus in the mesencephalon. Our reactions are released in some way to the reward, that is positive, or punishment, that is negative centers. It controls the reaction of our body activities, our drives, and reaction to a given situation. These are centers called the reward and punishment center, satisfaction and aversion center, and pleasant and unpleasant. Hence, rage or satisfaction is found if there are excess of emotion or any thought process arises from mind. System of our body called mind sits high up in our body like monarch. Though not seen, a thought is a link of proteins. A thought is a link of proteins, and if any way it is too aggressive for the body to tolerate, it gets transformed into some problem in the organ and is most predisposed to ill health in that. So energy can never or neither be created nor lost or destroyed. It just changes from one state to, so emotional stress and obesity. तो इसका मतलब समझ में आया? माइंड को हम मोनार्च कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ही बॉडी को सफर होना पड़ता है, और बॉडी में कुछ ना कुछ अगर कुछ भी क्रिएट होता है तो बिकॉज ऑफ दिस इमोशंस, है ना? तो इमोशन से वो न्यूरोट्रांसमीटर क्रिएट होंगे, सीक्रेट होंगे, जो बॉडी को इल बनाएंगे. ऑलवेज they affect the body because of neurotransmitters. So emotional stress and obesity. Emotional stress, that is increase in ADH. Emotional stress किससे आएगा? Increase of ADH. Accumulation of water. ADH अगर बढ़ गया तो accumulation of water. Edema, puffiness due to water lodging. Decreased thirst. Increase in weight. Acetic acid and APIs. और इमोशनल स्ट्रेस, इंक्रीज इन ACTH. अगर ACTH बढ़ता है तो इंक्रीज इन एक्सेसिव एपेटाइट, बफेलो लाइक टॉर्सो, मूनफेस. इंक्रीज इन वेट बिकॉज देयर इज अ स्टिमुलेशन फॉर इंक्रीज एपेटाइट, दैट इज एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड एंड अनइक्वल मोबिलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. इमोशनल स्ट्रेस में दो हार्मोन का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ADH एंड ACTH. ADH अगर बढ़ता है तो क्या होता है, और ACTH बढ़ता है तो क्या होता है ना? ACTH से कोर्टिसोल बढ़ेगा और ADH से एक्युमुलेशन ऑफ वाटर बॉडी में. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज मेरे वो अभी 11th में है कि आफ्टर मेनोपॉज व्हाई द फीमेल्स suffer from obesity, increase of fat on the abdomen or lower abdomen. कौन बोलेगा कि ऐसा क्यों होता है मेनोपॉज के बाद कि लेडीज की ऑटोमेटिकली ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाए? और मोस्टली कॉमन ऑन द व्हाई फैट डिपॉजिटेड ऑन एब्डोमेन और लोअर. हु विल एक्सप्लेन दिस? सिंपल है एकदम, बहुत ही सिंपल. सर हार्मोनच्या मुळे ओबेसिटी हे होतं, वाढते. हार्मोन डिस्टर्ब होतात, हार्मोन वाढतात किंवा हार्मोन चेंज होतात, ज्याच्यामुळे. पण 100% आहे का हे?
की नुसतं हार्मोन्समुळेच होते? शुअर आहे? नो सर, अदर फॅक्टर पण आहेत. विच फॅक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडिशन? एक हार्मोनल डिसबॅलन्स, सेकंड वन इज एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन असेल तर थायरॉइड, हायपोथायरॉइडिझम वगैरे, किंवा रिलेटेड टू युटेरस काही. ओके, थायरॉइड असेल तरी ते हार्मोन मध्ये आलं. सर इमोशनल फॅक्टर. विच इमोशनल फॅक्टर? चाइल्ड बियरिंग. सर मे बी इनसिक्युरिटी. Very nice. The main reason of the obesity is insecurity, fear, pride. तर आफ्टर मेनोपॉज कोणची इन्सिक्युरिटी असते, कोणची फिअर असते? सर आपल्याला सांभाळणार. व्हेरी नाईस. किती सिंपल आहे बघा, तुम्हाला सर्व माहिती आहे. यस. तो कितना सिंपल है ये तो सब आपने ही बताया. कितना सिंपल है, कितना इजी है कि आफ्टर मेनोपॉज और एनी टाइप ऑफ ओबेसिटी इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू इनसिक्योरिटी एंड फियर एंड ड्रेड. तो आफ्टर मेनोपॉज हर लेडी के मन में एक ही सवाल होता है कि मेरी बहू कैसी हो, या फिर कि अब हमें कौन संभालेगा, हमारा कौन करेगा, है ना, हमारा कैसा होगा, रिटायरमेंट हो गई हस्बैंड की, अब पैसे कहाँ से आएंगे, कैसा निभाएंगे, कैसा चलेगा, है ना, खर्चे तो उतने ही है, पैसा कहाँ से आए. तो दीज आर द इनसिक्योरिटी, और मोस्टली होता है बहू और बेटे के बारे में, है ना. तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से ऑटोमेटिकली वेट गेन होना शुरू हो जाता है. अब इनसिक्योरिटी माइंड में आ रही, लेकिन वेट बॉडी में क्यों बढ़ रहा, डिपोजिशन ऑफ फैट बॉडी में क्यों हो रहा? तो माइंड इज इनसिक्योर, माइंड इज इन द कंडीशन ऑफ इनसिक्योरिटी. तो माइंड बहुत इनसिक्योरिटी में होता है, इसलिए बॉडी उसे हेल्प करती है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, इसलिए मैं पहले मुझे खुद को स्ट्रांग बना लूं. इसलिए बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, डिपोजिशन शुरू हो जाता है फैट का, कि कुछ भी कंडीशन आती तो मैं उसके लिए सफिशिएंट हूं फाइट करने के लिए. तो ऑटोमेटिकली वेट गेन होना शुरू हो जाता है. ये ओनली माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, माइंड को इनसिक्योरिटी से निकालने के लिए होता है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी. तो हर माइंड में जो भी आएगा उसका इफेक्ट बॉडी पे होगा. मतलब बॉडी पे जो कोई इफेक्ट होगा, मतलब बॉडी जिस कंडीशन से सफर होगी उसके पीछे मेंटल इमोशनल फैक्टर होगा ही होगा. तो ये बहुत ही सिंपल रीजन था. तो इससे समझ में लीजिए कि हमें हर केस टेकिंग में ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, और हर डिजीज का, हर कंडीशन का कुछ ना कुछ मेंटल इमोशनल रिलेशनशिप होता ही है, और उसे अगर आप एग्जैक्टली निकाल पाते हैं तो आपकी मेडिसिन भी परफेक्ट होगी. सर एक ये भी आता है सर कि जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो लेडी बोलती है कि अभी मेनोपॉज चल रहा है तो आई एम यूजलेस, ऐसा उसका एक खुद के बारे में एक लिसनिंग बन जाता है कि अभी यस और इस तरह से यूजलेस हो कि भाई फिर बच्चे भी मुझे उतना ये नहीं करेंगे, हस्बैंड के लिए भी वो ऐसा बहुत बार आता है सर. तो ये रिलेटेड है इससे, है ना. लेकिन आपको वो यूजलेस का एग्जैक्टली मीनिंग उसके माइंड से निकालना पड़ेगा कि आप यूजलेस क्यों कह रही है, क्योंकि इसका रीजन फाइंड आउट करना या फिर इसका एग्जैक्टली मीनिंग निकालना उसके माइंड से, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है यूजलेस के लिए वो निकालना जरूरी है. क्योंकि इसका पीछे का एक रीजन मैं बताता हूं कि मोस्टली आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं फीमेल्स में, मेल हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स कम होते हैं. तो जब मेल हार्मोन्स बढ़ते हैं तो आप देखो कि हर घर में जो ये कोट है ना कि 4 दिन सास के 4 दिन बहू के, तो ये जो कोट है ये क्यों आई? क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज हर लेडीज में
मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से उसमें डोमिनेशन बढ़ जाता है। तो आप देखो कि आफ्टर मेनोपॉज हर घर में जेंट्स बिकम नॉर्मल, माइल्ड एंड लेडीज बिकम एग्रेसिव आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर 45-50। तो इसीलिए उसका एग्जैक्टली मीनिंग निकालना बहुत जरूरी कि वो यूजलेस क्यों कह रही है, कि अभी भी वहां पे उस घर में मेल डोमिनेशन है और वो खुद को इतना हेल्पलेस फील क्यों कर रही है। तो चले आगे। सो ईटिंग इज ऑफन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेस। बहुत से पेशेंट में होता है ये कि अगर वो कोई स्ट्रेस में है तो बहुत खाते, या फिर कोई पेशेंट कुछ भी नहीं खाता। सो ईटिंग is often a release of stress, natural obesity due to accumulation of fat because of reduced BMR, for example कर्किरिया and ग्राफाइटिस। ये भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि BMR कम होने की वजह से भी ओबेसिटी बढ़ती है। तो इसके जो टिपिकल ड्रग्स है, जैसे कि अगर पेशेंट में इमोशनल फैक्टर्स की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से बढ़ रहा है, तो वो आपको मेडिसिन ढूंढना पड़ेगा। और अगर कुछ पैथोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि पीएमआर बढ़ गया, तो वो उसके रेमेडीज अलग आएंगे, क्योंकि वो जेनेटिकली ओबेस है। ग्राफाइटिस कल्करिया जेनेटिकली ओबेस है, वो जेनेटिकली ओबेस है मतलब उसमें कुछ तभी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि बीएमआर बढ़ गया या फिर बीएमआर रिड्यूस हो गया, लाइक दिस। सो एबनॉर्मल फीडिंग रेगुलेशंस, ये भी फाइंड आउट करना है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, तो एबनॉर्मल फीडिंग, कुछ बच्चों में बचपन से ही मम्मियां आदत डाल देती है कि जबरदस्ती खिलाते रहते, जबरदस्ती। पेशेंट बच्चे का पेट भी भर जाता है, फिर भी उसको ठूस ठूस के भराते हैं, उसके हाथ में मोबाइल देते हैं, और मोबाइल देने के बाद वो कितना खा रहा क्या हो रहा, क्योंकि ब्रेन को इंपल्स जा ही नहीं रहे, ब्रेन का तो पूरा कंसंट्रेशन उस मोबाइल पे है, इसलिए पेट में कितना गया ब्रेन को पता ही नहीं चलता, और जितना आप डालेंगे उतना जाते रहता। कुछ बच्चे इनटॉलरेट कर देते, ओमिट कर देते, लेकिन कोई जो ओमिट नहीं करते वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, और अल्टीमेटली उतनी जरूरत ही नहीं है बॉडी को, इसलिए वेट गेन होते रहे। तो इसलिए एबनॉर्मल फीडिंग इज द रीजन। सो इन चाइल्डहुड कंटिन्यूज टू एडल्टहुड। फिर एडल्ट में भी वो उनको वही हैबिट रहती कि टीवी देखते देखते खाना, मोबाइल देखते देखते खाना, और कितना खा रहे पता ही नहीं चलता। ये प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है जो डाइटिशियन है, तो उसने ये प्रॉब्लम बताया कि मोस्टली डॉक्टर्स के बेटे ओबेज होते हैं। उनके पास जितने भी केसेस आए तो वो डॉक्टर्स के बेटों की हैं, लड़कों की हैं, जो ओबेसिटी से सफर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। देन जेनेटिक फैक्टर्स, सर्टन पैटर्न्स ऑफ एपेटाइट एंड फैट स्टोरेज इन रन इन द फैमिली। यस, तो एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है कि हर उनके फैमिली का मेंबर आपको ओबेस मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या करना, फिर अगर जेनेटिक फैक्टर है, उनके घर के सभी ओबेस है, तो ऐसे केस में कैसे निकालना, क्या देना, कैसे, कौन से रूब्रिक लेना। यहाँ पे तो आपको जीसीएस ही देना पड़ेगा, लेकिन जीसीएस कैसे फाइंड आउट करना, जिन केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स पॉजिटिव फैक्टर, तो ऐसे केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ओबेसिटी का जीन है ये कब स्टिमुलेट हो। उस वक्त का फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि उस वक्त क्या हुआ था। जैसे कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स के पेरेंट्स है, मतलब ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा से भी पेरेंट है, उस वक्त की हिस्ट्री आपको लगेगी कि उस वक्त ऐसे कौन से सरकमस्टेंसेस थे जिस वजह से ये ओबेसिटी का जीन स्टिमुलेट हुआ। मतलब उस वक्त कुछ तभी इनसिक्योरिटी थी, फियर फ्राइट था, जो अभी भी कैरी ऑन हो रहा है थ्रू दैट। तो हमें वो फैक्टर कंसिडर करके, सो हेंस द कॉज ऑफ ओबेसिटी आर डिफरेंट। The cause of the situation, cause of the stimulation of the appetite center and accumulation of fat are different. Therefore, it should be related with other parameters like thirst, thermals, etc. For the complete understanding of the remedy 1 and 2, that is emotional stress, ADH and ACTH are disease states, and so may require the GCS, genetic constitutional similarity. So in a nutshell, आप देखो कि स्ट्रेस हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड,
उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी से GH all have target tissues, posterior से vasopressin, oxytocin, TSH, ACTH, LH, FSH, prolactin, almost all body tissues increase in size, stimulates mitosis by enhancing proteins, consuming carbohydrates, and using stored fat. So APOD system, तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना, इसको आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर ले आपने वही इसमें है। नाउ APOD सिस्टम, अमाइन प्रीकर्सर अपटेक डी कार्बोक्सिलेट। तो APOD सिस्टम क्या है? अभी तक हमने ओनली क्या देखा? एंडोक्राइन देखा, अभी APOD सिस्टम। सो APOD सिस्टम में क्या है? Over 50 years ago, this concept came up when the microscopic studies on the process of hormone production of the pituitary gland were undertaken. Cells like those in the pituitary were found in the gut, the embryonic foregut. They produce various types of polypeptide amines, some of which are hormones. Pear's name of in the APOD system due to the following properties: presence of fluorogenic, that is amines, can take up amine precursor, contains an amino acid decarboxylase, specific immunofluorescence, for example, impregnation. This is special histochemical study for the identification for hormones. APOD system. APOD cells. So APOD cells can produce any hormone. Excess can cause epidomas. On investigation, this condition can use us a miasmatic understanding due to knowledge of embryonic development. The presence of enterochromaffin cell in the gut is the cause of tension diarrhea or IB. Enterochromaffin ये किस इमोशन से सीक्रेट होगा? बिकॉज ऑफ these cells are in direct control of the brain. Therefore, tension related gastric problems occur. आप देखो IBS में क्या होता है? IBS में सडन पेन स्टार्ट हो जाते हैं, कोली की पेन, स्टिचिंग पेन इन एब्डोमेन विथ इनिपिक्चुलर म्यूकस. So these are due to irritation of intestine. ये कहां से आ रहा है? For example, aphthia, gastric ulcer, acidity, colitis, etc. Some tensions can be due to nervousness, apprehension. Then the remedies that we should think of: Gelsemium, Argenticum, Lycopodium. Tensions of businessman will make us think of remedies like. I am reminded of a few words from what I have read and would like to share. He is a fool who thinks that he digests the food that he eats. He is a fool who thinks that he digests the food that he eats. क्या मतलब? Can I explain? Yes. Yeah. तो वो मूर्ख है जो ये समझ रहा है कि मैंने जो भी खाया वो मैं डाइजेस्ट कर चुका हूँ, इस तरह से। कर सकता हूँ, क्यों कर चुका हूँ। yes. तो ऐसा होता है कि हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होगा ही। मालूम है, कभी कभी इस फीलिंग पे भी डिपेंड होता है कि आप किस फीलिंग से साथ फूड ले रहे हैं। अगर आप बहुत हैप्पी होके फूड लेते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो फूड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, फट से डाइजेस्ट होगा। लेकिन अगर आप वही फूड विथ एंगर लेते हैं तो इट क्रिएट्स ऑलवेज लूज मोशन। आप डर के साथ अगर फूड लेते हैं तो इट क्रिएट्स कॉन्स्टिपेशन। तो सब कुछ डिपेंड है आपके इमोशन, आपके माइंड में क्या आ रहा है। आप देखो, आप अगर किसी होटल में गए और आपका जाने के बाद ऑर्डर के लिए उस वेटर के साथ कुछ हो गया, आपको गुस्सा आया उस पर कि इसने ऑर्डर बराबर नहीं लिए, सर्व बराबर नहीं किया, फूड की टेस्ट बराबर नहीं है, तो आप गुस्सा हो जाते हो। अल्टीमेटली दैट फूड विल क्रिएट्स, है ना, घर पे आके नौशिया होगा या फिर एब्डोमिनल पेन होगा या फिर नेक्स्ट डे आपको लूज मोशंस होगा बिकॉज ऑफ दैट एंगर। तो इस तरह से सब कुछ डिपेंड होता है आपके इमोशंस। तो हमेशा ध्यान में रखिए, खाना खाते होकर
इमोशन सही होणे चाहिए. सर एक विचारायचं हा की मोस्ट ऑफ द टाइम जे आपण जे म्हणतो की कॉन्स्टिपेशन हे मुळे सगळे आजार होतात. आणि सर डर मुळे असं आता तुम्ही सांगितलं तर डर म्हणजे नक्की कोणत्या कोणत्या गोष्टींबद्दल? फिअर अशी फिअर की माइंड मध्ये अशी फिअर येते की माझ्यापासनं काहीतरी जात आहे, लॉस्ट होत आहे, मिसिंग समथिंग, लुझिंग समथिंग. तर अशा वेळेस माइंड मध्ये ती फिअर येते, इनसिक्युरिटी येते की हे मिस नाही झालं पाहिजे किंवा माझ्यापासून दूर नाही गेलं पाहिजे, लुझिंग. तर अशा वेळेस बॉडी मधलं काहीच बाहेर नाही जाऊ देणार, त्याला स्टोअर करून ठेवणार. इंटेस्टाईनच्या बाबतीत असंच होते की इंटेस्टाईन फ्लेश सुद्धा बाहेर नाही जाऊ देत, त्याला स्टोअर करून ठेवते आणि स्टोअर झाल्यानंतर ते हार्ड बनून कॉन्स्टिपेशन. फिअर ऑफ लुझिंग समथिंग. So APD cells can produce an hormone or hormones. So he is a fool who thinks that he digests the food that he eats. Actually, we are not aware of any of the functions that the body goes on performing automatically. But the GIT has a very intelligent mind. Just think of the discretion which it preferentially secretes and then digest particular ingredients in particular areas. Yes, from the junk and jumble of food that we may many a times eat indiscriminately, mind blodging is not it. Yes, so this is also the important factor. आप देखो कि इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाइजेस्ट होते हैं. जैसे कि हम ब्लड शुगर करते हैं पोस्ट पैरेंडियल, तो वो 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ही होती है, क्योंकि उस पीरियड में फूड जो डाइजेस्ट होने का स्टमक में होता है, आगे के पार्ट में जो डाइजेस्ट होना है वो होगा. तो जो शुगर है वो 1.5 आवर बाद ही कैलकुलेट होती है, क्योंकि पहले 1 घंटे में वो डाइजेस्ट नहीं होगी, या फिर पहले डाइजेस्ट होगी तो उसका ब्लड में जाने के बाद बराबर उतना पीरियड लगता है. देन जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने का है वो वहीं होगा. तो ऐसे वक्त जो फूड आपने कंज्यूम किया, तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो खा रहे हैं हमारे लिए सेफ है, इससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही, है ना. या फिर कभी कभी फूड के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मैंने होटल का एग्जांपल दिया. या फिर हम फूड लेते हैं, तो फूड लेते वक्त आप किस तरह से सोच रख रहे हैं, इमोशंस रख रहे हैं. अगर हम फूड के लिए हर बार जब लेते हैं, तो जैसे कि डॉक्टर अर्चना यहाँ पे है, वो हमेशा बोलते हैं कि फूड लेते वक्त अगर हम उस फूड के लिए ग्रेटिट्यूड अगर रखते हैं तो फूड हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. राइट अर्चना? यस सर. तो हमने अभी तक जो सीखा है कि भाई कम से कम खाते वक्त तभी बातें नहीं करनी चाहिए, खाते वक्त तो माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, है ना. क्योंकि हमारे ऑर्गन्स के जो भी इंटेस्टाइन है, जितने भी ऑर्गन्स है, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन, मतलब हर ऑर्गन का हर पार्ट का रिलेशन हमारे माइंड से जुड़े हुआ है. तो खाते वक्त हमारे माइंड में क्या इमोशंस आ रहे हैं, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जब हम टेबल पे बैठते, खाने पे बैठते, तो फ्रेश माइंड से बैठो, प्लीजेंटली बैठो, उसको ग्रेटफुल होके खाओ, तो उसके 100% अच्छे इफेक्ट आएंगे. क्योंकि माइंड में कब क्या आएगा और उससे कौन सा इंटेस्टाइन का पार्ट अफेक्ट होगा और उससे कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, ये डिपेंड करता है. क्योंकि स्टमक है तो स्टमक का क्या रिलेशन आएगा, कौन से फैमिली मेंबर से आएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसका रिलेशन कौन से फैमिली मेंबर से आएगा. लार्ज इंटेस्टाइन तो उसका रिलेशन, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो ऑलवेज फॉर द किड्स, बच्चे, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका कनेक्शन ऑलवेज फॉर सीनियर्स होता है, और स्टमक फॉर सेल. तो अगर आपको खाते वक्त अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है, कि हम बहुत बार देखते हैं कि सब्जी अच्छी नहीं बनी, फिर गुस्सा करेंगे और उस वक्त गुस्सा नहीं निकाल सकते, इसलिए गुस्सा दबा देते, तो आप देखो 100% वहां पे एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्टमक इज फॉर सेल्फ एंगर है या फिर एंगर सप्रेस है तो ऑलवेज क्रिएट. तो इसीलिए खाते वक्त अगर हम जब भी फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ऑलवेज बी फ्रेश
माइंड प्लीजेंट माइंड, ये अगर रखते हैं तो उस फूड का सही बेनिफिट हमारे बॉडी को. सर एक विचारू का? सर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आहे, त्याच्यामध्ये म्हणजे अल्टरनेटली लूज मोशन आणि कॉन्स्टिपेशन हे सुरू राहतात. तर मग तेव्हा आपण अँगर आणि फिअर दोन्ही पण घेणार का त्याच्यामध्ये? काय करणार? फिअर पेक्षा तिथे मोस्टली इम्पॉर्टंट आहे अँगर सप्रेस. रिकरंट अँगर ऑन फॅमिली मेंबर्स. आणि फॅमिली मेंबर्स कोणचे? मी मला वाटतं परवाला तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण कोणाला ऍज अ फॅमिली ट्रीट करतो, त्यांच्यावरचा राग, एंगर. थैंक यू सर. पिट्यूटरी ग्लैंड अभी देखेंगे हम. पिट्यूटरी ग्लैंड का एम्ब्रियोलॉजी, उसका फंक्शन, उसकी फिजियोलॉजी, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन है वो इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा. सो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज फ्रॉम एक्टोडर्म. अगर एक्टोडर्म है तो कौन से डिजीजेस होंगी? मोस्टली सोरोसिपिलिटी. सो इन्वेजिनेशन ऑफ द फेरिंजियल इपिथेलियम. पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज फ्रॉम एंडोडर्म. देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम एक्टोडर्म और पोस्टीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम एंडोडर्म. अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ होने का है तो क्या होगा? सोरोसिपिलिटिक. और पोस्टीरियर में ऑलवेज साइकोटिक. सो आउट ग्रोथ फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शन क्या है पिट्यूटरी का? इट इज अ मास्टर केमिस्ट. कंट्रोल फंक्शंस ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स. सब ग्लैंड इसके अंडर आएंगे. सॉल्ट बैलेंस, यूरिन प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बर्थ प्रोसेस, लैक्टेशन एंड पेन, ग्रिप्स. इम्बैलेंस अगर होता है तो डिपेंडिंग ऑन हार्मोन्स स्टिम्युलेटेड फॉर इनहिबिशन, द पर्टिकुलर ग्लैंड इज अफेक्टेड. तो इसका कंट्रोल किस पे है? इसका कंट्रोल पूरे ग्लैंड्स पे है. तो इसलिए अगर इसमें इम्बैलेंस होता है तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी ग्लैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा. देन थायराइड. थायराइड का क्या एम्ब्रियोलॉजी? इट इज अ एंडोडर्मा. इसलिए देखो, हमेशा थायराइड में क्या होता है? एक तो ट्यूमर होगा, सिस्ट होगा, है ना, हाइपोथायरॉइडिज्म होगा या फिर हाइपोथायरॉइड. देन मेटाबॉलिज्म कंट्रोल. मेन फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शन है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल. इम्बैलेंस, हाइपो और hyperthyroidism. As per the condition, we arrive at either the slow, sluggish picture of some remedies due to reduced BMR and of the fast, active, energetic group of remedies due to increased BMR. क्योंकि इसका मेन रोल है. This is just a study from the physiology. Adrenals का क्या है? Embryology. It is a endoderma. मतलब psychotic diseases. Physiology, stress manager. It is a stress manager. Fight or flight phenomena. Control of mineral levels. Control of cortisol. Imbalance. Condition arise due to stress, pointing out to an array of state. Water retention, edema, is excessive appetite. Melanocyte stimulating hormone. On stimulation, it deposits pigment in the cells of the epidermis, giving rise to black discoloration. एड्रिनल से देखो क्या होगा. अब ये ब्लैक डिस्कलरेशन कब होता है? सपोज चेहरे पे, फेस पे अगर ब्लैक डिस्कलरेशन होगा, चिक्स पे, तो क्या रीजन होगा? हाइपर मिलानोसाइटोसिस अगर होता है तो उसका रीजन क्या होगा? फॉर एड्रिनल. क्यों एड्रिनल ऐसी कर? कौन बताएगा? लैक ऑफ लव. यस, बट हाइपर है ना, हाइपर हो रहा है मतलब वहां पे क्या है? फियर, इनसिक्योरिटी है. हाँ. है ना. तो चिक्स पे अगर होता है तो इट इज चिक्स फॉर लव, है ना. तो चिक्स लव के लिए है, लेकिन किसके? किड्स एंड हस्बैंड. किड्स एंड हस्बैंड. वेरी गुड. सो अगर उसके मन में फियर है, इनसिक्योरिटी है अबाउट लव, लव फ्रॉम पेरेंट्स एंड किड, तो वहां पे हाइपरमिलेनोसिस आएगा. या फिर वो कुछ तभी छुपाना चाहती है, जैसे कि ये हाइपर का बोला हमने. अगर हाइपो है, वो हाइपो है तो क्या होगा? फियर, कुछ तभी समथिंग शी इज ट्राइंग टू हाइड, तो वो चेहरा छुपाना चाहती है, तब ये ब्लैक डिस्कलरेशन. समझ में आया? अगर उसे किसी से एम्बैरेसमेंट है, वो किसी को चेहरा दिखाना नहीं चाहती, या फिर जेंट्स है तो
किसी को फेस दिखाना नहीं चाहता तो उस पे चेहरे पे ब्लैक डिस्कलरेशन, ये रीजंस होते हैं और इसके अंदर रोल है एड्रिनल। देन हीमोसिडेरोसिस, इसमें क्या होता है, रेड स्किन ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ आयरन। अगेन आयरन का एक्सेसिव डिपोजिशन क्यों हो रहा है, आयरन मेटल, इसका क्या रीजन है, ओवरपावरमेंट, यस, और मेटल है मतलब स्टीम आ गया, तो कहीं तभी कुछ तभी फॉर लाइफ सेल्फ डिवैल्यूएशन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वो फियर निकालने के लिए कि वहां पे फियर भी है फॉर सेल्फ डिवैल्यूएशन, ऐसे कंडीशन में आयरन डिपोजिशन बॉडी में बढ़ जाए। माइंड इनसिक्योर है, माइंड में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए बॉडी देन नेवी डिस्कलरेशन ड्यू टू interferon injection site. Then tattoos, they are discoloration due to injection of pigments. It gets absorbed and can later give rise to problem like malignancy also. So these are the drug induced or artificial problems. But इसमें भी एड्रिनल का रोल है क्योंकि एड्रिनल उसको प्रोटेक्ट करेगा। Then अर्टिकेरिया का देखो क्या रोल है। So eruptions are seen on the skin but are not ectodermal. They are due to histamine release, a response to an allergy. It is released from the injured mast cell causing edema and redness. For example, we can think of herpes and rustol. तो अर्टिकेरिया का क्या रीजन है, कौन सा इमोशन आएगा, एंजाइटी, इरिटेशन, सप्रेस्ड एंगर, यस, सप्रेस्ड एंगर एंड एंजाइटी है। अगर वो समझ लो अगर फर्स्ट टाइम हुआ या फिर बहुत बार हो रहा है तो एंजाइटी वहां से निकल जाएगी, वो कन्वर्ट होगा फियर फ्राइट। तो फियर अबाउट समथिंग इंटीग्रिटी के लिए फियर है, एंजाइटी है या फिर एंगर है, तो वहां पे अर्टिकेरिया फॉर्म होगा, राइट। देन ओवरीज एंड टेस्टिस का क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, इट इज एंडोडर्मा। इस पे देखो टेस्टिस में आपको हमेशा हाइड्रोसिल मिलेगा, है ना, एपिडिडाइमिस का इनलार्जमेंट दिखेगा, ट्यूमर, सिस्ट। फिजियोलॉजी, फर्टिलिटी एंड कंसेप्शन, इम्बैलेंस, मेल एंड फीमेल स्टेरिलिटी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम। देन पेनक्रियाज का क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, इट इज एंडोडर्मल, islets of Langer. Physiology, energy release or conservation, glucose, lipids and protein metabolism. Imbalance होता है तो diabetes. Sudden loss of weight, excessive weight. Then parathyroid, it is endodermal. Calcium, phosphorus and electrolyte balance affects formation of bones and imbalance tetany, osteoporosis. We can now say that in homeopathy the study of the endocrine system is important because it helps in assessing disease, that is affinity and the progress of disease and implication with regards to the remedy. It helps to distinguish between genetic characteristics and disease symptoms, that is the physician has an idea as to what is to be cured in an individual. So simple example कि what is to be cured, अगर कोई पेशेंट एंग्री है, एंगर वायलेंट है, बिकॉज ऑफ दैट एंगर ही बिकम वायलेंट, ब्रेक्स द थिंग्स, थ्रू द थिंग्स, स्पिटिंग टेंडेंसी, है ना, वो गुस्से में वॉन्डरिंग है, ऐसे कंडीशन में वहां पे क्या ट्रीट करेंगे, एंड व्हाट इज टू बी क्योर, यू शुड फाइंड द कॉज मिल गया आपको, फिर एलिमेंट्स फ्रॉम ले सकते हैं, फिर उससे हमें ये नहीं देखना है कि हमें क्या लेना है, हम ये देख रहे हैं व्हाट इज टू बी क्योर्ड, उसमें क्या क्योर्ड होगा, एंगर, बट एंगर इट इज द जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक डिस्पोजिशन है, जे आउट ऑफ कंट्रोल झालेलं आहे ते कंट्रोल व्हायला पाहिजे। यस, मतलब हमें उसका एंगर ही ट्रीट करना है, बट वो एंगर जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसमें से आप ये नहीं बोल सकते कि वो एंग्री से माइल्ड बन जाएगा, नेवर। और यही समझना है कि व्हाट इज टू बी क्योर, उसमें क्या क्योर होने वाला है, तो ओनली जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है वही क्योर होगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा ओनली, लेकिन आप 100% उसमें से एंगर नहीं निकाल सकते। इसलिए हेंस अंडरस्टैंड व्हाट टू गिव इंपॉर्टेंस टू, यस, दैट इज टू प्रिस्क्राइब ऑन द फिनोमिना और फिनोटाइप ऑफ
और जीनोटाइप। तो ऐसे केस में क्या देना है आपको, फिनोटाइपिक की जीनोटाइपिक? जीनोटाइप। जीनोटाइप, वेरी गुड। द हार्मोन्स अफेक्ट द डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स एंड द माइंड. फॉर एग्जांपल, द सिग्निफिकेंस ऑफ सम neurotransmitters from the limbic system, that is norepinephrine, serotonin, if normal, sensation of well-being, happiness, contentment, increased sex drive, these are due to norepinephrine and serotonin. So if norepinephrine and serotonin is reduced, then depression, grief, despair, miserable feeling, sad, loss of or reduced sexual drive, appetite loss, insomnia. जो अगर नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन अगर लेस सिक्रीशन होता है तो इतने इफेक्ट उस पे हो गए. सो हेंस वी थिंक ऑफ रेमेडीज लाइक इग्निशिया, नाइट्रोम्यूर एसिड फॉर सेकेशिया, और इनमें ऑलवेज इन पेशेंट में आपको क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन. डोपामिन इंक्रीज होता है तो सिजोफ्रेनिया, चीयरफुलनेस, एक्सुबरेंस, मर्क. तो डोपामिन तो हमारे अंदर सीक्रेट होता है, जिससे अगर कोई पेशेंट सिजोफ्रेनिया का है और एक्सुबरेंस है, हमेशा बहुत ही एक्सेस चीयरफुलनेस होता है, हैप्पीनेस होता है, जॉयनेस होता है, कि थोड़ी सी बात हो गई और उस पे इनवॉलंटरीली और अनकंट्रोल्ड रिएक्ट कर दी. तो डोपामिन. हेंस वी थिंक ऑफ रेमेडीज लाइक बेलाडोना, लैकेसिस, कैनेबिस इंडिका, स्टेमोनियम, हायोस. तो आप देखो डोपामिन का इंजेक्शन भी आता है ना. डोपामिन का इंजेक्शन देते हैं तब क्या होता है, टैकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना. कब देते हैं डोपामिन? लो बीपी, लॉस ऑफ सेन्सेशन, लॉस ऑफ सेन्सेशन है ना. पेन किंवा पेशंटला अनेस्थेटाइज करायचं असेल तर अनेस्थेशियामध्ये पण यूज करतात ना डोपामिन, केटामिन. येस सर. तर अशा पेशंट ज्यांना जनरल अनेस्थेशिया देतात, तर जीए जेव्हा निघत राहतो, म्हणजे अनेस्थेशिया जेव्हा पेशंट बाहेर येतो तेव्हा पेशंटचे हॅल्युसिनेशन्स वाढतात. यस सर. दिस इज द इफेक्ट ऑफ डोपामिन. तो वही सेम कंडीशन होती है जब डोपामिन नेचुरली ग्रो होता है बॉडी में. तो मतलब जब भी कोई पेशेंट मर्थ में होगा, एक्सेसिव हैप्पीनेस में होगा, उस वक्त उसके अंदर क्या बढ़े हुआ है, डोपामिन. उसके लिए एक रूब्रिक है, कौन सा है बोलो, आउट ऑफ कंट्रोल, ग्रिप और जॉयनेस के लिए कौन सा रूब्रिक? इक्टेसी. यस, वेरी नाइस. इक्टेसी किसने बोला? सर मैंने. नाम बताइए. होम्योपैथ. Yes. So, ecstasy, it is the out of control state of mind, happiness, and understanding each cell is an individual unit of life and it performs the basic function of life. Nutrition, reproduction, and defense, that too very preciously and intelligently when in health. The mind of each cell corresponds to the mind of the individual as a whole. The thought process of the mind is projected in the general constitution of the individual. In the light of the above understanding, we have to gaze when there are above feelings or reactions are just for the present and acute state or form a part and parcel of that individual due to change in the genes, that is present state or the phenotype. Means one has to understand whether now we are only dealing with the emotions arising from the. बहुत अच्छा लिखा है सर ने कि आपको एक्यूट स्टेट में क्या लेना है, दैट इज द रिया, एंड इन प्रेजेंट और फिनोटाइपिक कब देना है, प्रेजेंट कंडीशन पे कब प्रिस्क्राइब करना है, कि जहां जीन म्यूटेट होता है, जेनेटिक पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, वहां पे आपको फिनोटाइपिक देना है या फिर स्टेट कंडीशन पे प्रिस्क्राइब करना है. सो हेंस वन हैज टू अंडरस्टैंड वेदर नाउ वी आर ओनली डीलिंग विद द इमोशंस अराइजिंग फ्रॉम द लिम्बिक सिस्टम, which is actually the reaction of the genetic constitution to the situation. That is, his basic nature will give us the genetic to the situation. That is genotypic. His basic nature will give us the genetic constitutional similarity. तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि आपको एक्यूट कंडीशन में क्या देखना है, देन आपको क्रॉनिक कंडीशन में जहां जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलियम कब देना है और फिनोटाइपिक सिमिलियम कब, जहां जीन म्यूटेशन हुआ वहां पे आपको ऑलवेज फिनोटाइपिक देना है,
जो जहां जीन म्यूटेशन नहीं है, ओनली जेनेटिक पिक्चर लेके आपको डिस्पोजिशन लेके प्रिस्क्राइब करना है इन क्रॉनिक डिजीजेस, दैट इज द जीनोटाइप. सो टुडे द मॉडर्न स्टडी में स्कॉप may be due to a lack in the teaching staff at our colleges at the philosophy and organon studies as being unnecessary for practice, but which actually forms the basic of homeopathy. Let us learn about and understand the basic principles of our science and then correlate it with the endocrinologist too. Hence, the right genetic constitutional similarium will be useful to set the homeostasis right, especially in the light of the present knowledge of the endocrinology, correlation and other basic sciences. This disease condition is the result of the onslaught of certain factors on the base. Hence, it is important to arrive at the GCS, which tells us about the basic nature and physical tendencies, predispositions of the patient due to which this present condition has developed. This is the reaction of the particular person to the given situation, circumstances, and it is very individual. Yes. तो आपको GCS अगर प्रिस्क्राइब करना है तो ओनली एंड ओनली द बेस इज के वहां पे आपको कोई फीलिंग नहीं लेना है, कोई इमोशन नहीं लेना है. So now we assess the significance in homeopathy as per the road to cure and miasms. As per Dr. Vijaykar's chart of suppression, the disease of the endocrine system are in the 5th layer, suppression. The immune impairment here causes diseases which affect the different organs of the neuroendocrine system. Gigantism, diabetes insipidus, goiter, hypo or hyperthyroidism, stress, obesity, hypo or hyperpigmentation, diabetes mellitus, tetany, hypocalcemia, renal calculi, osteoporosis, rickets, puberty, sterility, pregnancy problems, parturition, lactation and related. These are only and only due to behavior is the function of the entire nervous system. Change biochemical homeostasis affect the limbic system in association with the hypothalamus, leading to stimulation of different nervous centers, causing the secretion of corresponding neurotransmitters. Dr. Vijayakar sir says that taking into consideration only the mental sphere, that is delusion, illusion, hallucinations, dreams are hence would not be the holistic approach. Therefore, it is very important to consider the physical makeup, general makeup and the emotional mental makeup of the individual together with the basic inherent nature of the person, that is disposition, because each person is born with. How we arrive at GCS, it is a misunderstanding when it is said that Dr. Vijayakar does not take the mind or psyche of the patient into consideration. Sir, always take the mental reaction. Hence, it is very important to know the type of pathological involvement of the organ. Yes. तो ये कब लेना है? जहां कुछ तभी डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, जैसे कि कैंसरस केसेस में आप पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी ले सकते हैं विद द मेंटल, फिजिकल एंड जनरल mental makeup. This helps us to know that the state of disease, that is the stage when there is only a functional change, an accumulation or a condition or this guide us to the miasm prevalent at the and next is miasm also आपको consider करना. जो भी आप pathological rubric लेंगे वो according to miasm. Mostly syphilitic cases में आपको pathological, critical cases में आप pathological, cancerous cases में आप pathological rubrics ले सकते हैं. Genetic mutation हुआ या फिर genetic disorders में आप pathological rubrics ले सकते हैं. So extent of suppression, that is the layer of suppression with reference to Dr. Vijayakar's 7 layers chart of suppression. This proves to be guidance to the follow-up after the administration. 7 layers chart कैसे follow-up में काम आता है, क्योंकि अगर ये हमारे सामने है तो हम कभी भटक ही नहीं सकते ना. ये हमें गाइड करेगा we are on right track or wrong. For example, predictive importance according to the chart layers. Diabetes, it is present in the 5th layer after the suppression of cardiovascular problems in the 4th layer, which was after
joint pains in the third layer, and after the suppression of acidity diarrhea in second layer, after the suppression of rhinitis repeatedly in second layer. So this is the suppression chart. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें चार्ट से आती है कि अगर हमारे पास पेशेंट कौन से भी लेयर का डिजीज लेके आओ, उसके पहले क्या क्या हुआ, इस तरह की गाइडलाइन हमें मिलती है, एक स्ट्रेट वे हमें मिलता है कि इसके पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछना जरूरी है। तो इस तरह से आप जर्नी ऑफ डिजीज पेशेंट की निकाल सकते हैं। So according to MIASM, diabetes can be sorrow, psycho and syphilitic. Trace diabetes always hypertension, vascular system affected. Yes. तो स्ट्रेस डायबिटीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन और वास्कुलर सिस्टम। तो वो कैसे? सो एंजियोस्टेनिन कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। एंजियोटेनिन का मेन इफेक्ट होता है ब्लड वेसल पे, जिससे अगर एंजियोटेंसिन बढ़ गया तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो अल्टीमेटली क्या होगा? पेनक्रियास को उतना ब्लड नहीं मिलेगा जितना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ गया तो पेनक्रियास का सिक्रीशन इंसुलिन का कम हो जाएगा और शुगर लेवल बढ़ जाएगी। बट दिस इज टेम्पररी ड्यू टू एनी मेंटल इमोशनल फैक्टर। टेम्पररी है, टेम्पररी कुछ पीरियड के लिए हुआ है, इसीलिए उसे कहते हैं स्ट्रेस डायबिटीज। हेंस ब्लड सप्लाई टू आइलेट्स अफेक्टेड, इंसुलिन फीडबैक सिस्टम डिस्टर्ब, प्रोडक्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इंसुलिन रिड्यूस, function of islets of Langerhans affected. This is sorry and easily reversible. ऐसे कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा वेट भी करते तो ऑटोमेटिकली, अगर सीवियर है then you should consider the main elements, right? Anger. So the psoric is easily reversible. It is usually endocrinal and can be corrected. Atherosclerosis of the blood vessel, thickening causes lack of blood supply, causing long-term lack of insulin. Quietly, the disease progresses and leads to vascular accident, stroke and heart attacks. जो भी हो रहा है, heart attack है, फिर vascular accident, it is because of only atherosclerosis. Obliteration of the lumen, total cut of blood supply, destruction of islets, lack of insulin, fatty accumulation, acidosis, ketosis is destructive. So we see that knowing diabetes, and that is in the fifth layer, not enough knowledge of the stage of the disease. Hence the miasm is also very important. इसीलिए सर ने कहा है कि miasmatic makeup, consideration of miasmatic makeup is also important. We can thus possess to have the ability to predict the course of the follow-ups. Yes. तो ये सब जब नॉलेज हमें आता है तो हमारी वो एबिलिटी बढ़ जाती है पेशेंट को पहले प्रिडिक्ट करने की कि इसके आगे क्या होने वाला है। ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक दिस। सो आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी विच इज द रोड टू रिकवरी, और इवन मे बी इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पेंसेशन ओनली। यस, ये भी समझना है कि यहाँ कंप्लीट क्योर होगा कि कॉम्पेंसेटरी क्योर होगा। क्योर विल ऑकर फ्रॉम सिफिलिस टू साइकोसिस टू सोरा, दैट इज द रिवर्स ऑफ माइजम in the same layer, and then from higher layer to the lower. For example, we go through the following case. एक simple case सर ने आ दी है hypothyroidism की, जहाँ TSH was 150. The disease progress as follows: repeated attacks of URTI. URTI it is second layer, सोरा infection है इसलिए सोरा, और recurrent है इसलिए सोरा. UTI infection, second layer SORA. All infections come into SORA. So knee pain, backache, hoarseness of voice, loss of voice, it is third layer psychosis. Hoarseness of voice because of laryngeal swelling. Then pleurisy, again psychosis. Pox, atherosclerosis, psychosis. Hypertension, nephritis, hyperlipidemia, irregular menses, psychosis. SORA to psychosis. Hypothyroidism, psychosis. Neuronitis, it is SORA, 6th layer. So in this case, the blood pressure remained high even as the TSH came down to
11, she develops renal calculus, causing hydronephrosis. Patient underwent a surgical procedure, BP control, TSH 7 menses relief. तो ऐसे केसेस में जैसे यहाँ पे पेशेंट ने TSH came down to 11 and she developed renal calculus. So it is good or bad? पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म में ट्रीटमेंट के बाद TSH becomes normal or near to normal और उसे renal stone होते तो it is good or bad? Good. स्टोन कुठे होते बाबा? Kidney. Stone formation is kidney. तो कुठे असो in the course of the urinary tract. But good. Why good? Why good? लेयर वाइज सेकंड लेयर में सर बन रही है. सेकंड लेयर में आ गया. सेकंड लेयर नहीं, किडनीज आर द फोर्थ लेयर ऑर्गन, है ना. किडनी इज फोर्थ लेयर ऑर्गन. सो और हाइपोथैलेमस इट इज फिफ्थ लेयर. और पेशेंट न्यूराइटिस में था, दैट इज सिक्स्थ लेयर. न्यूराइटिस सोरा में था और फिफ्थ लेयर साइकोसिस में था. तो सिक्स लेयर से भी वो पेशेंट फिफ्थ लेयर आया, फिफ्थ लेयर से फोर्थ लेयर में आया. बट इट इज नॉट सफिशिएंट. ओनली फोर्थ लेयर में आया और उसको रिनल कैलकुलाई हो गए, दैट इज नॉट सफिशिएंट. और भी रीजंस है व्हाई इट इज गुड. सायकोसिस वर पण सायकोटिक मायझम आहे. आता स्टोन फॉर्मेशन होत आहे, म्हणजे मायझम वाईज पण चेंज होत आहे. यस जी सर. तिथे सोरोसायकोटिकच मायझम होतं ना. पेशंट न्यूरायटिस आणि हायपोथॅलेमस इट इज सायकोसिस, सोरोसायकोसिस. बट व्हाय रिनल स्टोन? द रीजन इज इट इज मायझमॅटिकल रीजन. Stones are viable. It is excreted out, sir. Dynamic sora, right? क्योंकि वो मूवेबल होते हैं और मूवेबल थिंग्स आर गुड. और वो सोरोसाइकोटिक में है, लेकिन वहां पे सोरा बहुत अच्छा है, प्रोमिनेंट है, क्योंकि वो मूव हो रहे, तो इट इज गुड, राइट. समझ में आया? जैसे कि ट्यूमर और सिस्ट दोनों भी साइकोसिस है. बट विच इज द बेस्ट साइको मतलब गुड साइकोसिस? सिस्ट सर. सिस्ट. व्हाई? लिक्विड फॉर्मेशन आहे त्यात. ये लिक्विड फॉर्म में है ना. क्योंकि लिक्विड एब्सॉर्ब होने को टाइम नहीं लगता जितना टाइम मास को एब्सॉर्ब होने को लगता है. इसलिए डायनेमिक फॉर्म में है तो इट इज गुड. सिस्ट आर ऑलवेज गुड. अगर ट्यूमर जाके सिस्ट आते हैं तो इट इज ऑलवेज गुड. लेकिन सिस्ट जाके ट्यूमर होता है तो इट इज बैड. इट इज सप्रेशन. क्योंकि डायनेमिज्म से वो कहां पे चलेगा? कंस्ट्रक्शन पे. So it is bad, right? So finally we see that the understanding of the functioning of an organ help us in understanding the reason that the remedy has given and how we have related the prescribing routine with the function of the organ. We get a number of patients who come to us after doing the usual rounds of the other branches of treatment. Yes. We are already provided with the diagnosis. We not have to put together our basic understanding of disease, vis-a-vis its origin, affinity, and progress. This will give us insight and help us to correlate certain matters. Why the immunity against this particular disease has been affected. What type of situation proceeded this onslaught on his constitution. So something basic, something drastic has to happen to bring about a change in an or otherwise healthy body, a constitution in a state of homeostasis. So that is an effective fighting system, immune system. Let us strive towards perfection. The limitation in this homeopath, not in homeopathy. So the limitation is in the homeopath, not in the homeopathy, a system based on innumerable law. तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो लिमिटेशन हमारे में है, होम्योपैथी में नहीं. होम्योपैथी नेवर एंड डजंट हैव एनी टाइप ऑफ लिमिटेशन. होम्योपैथी इज अ कंप्लीट साइंस, बट द लिमिटेशंस आर होम्योपैथी. Yes. So this is the end of
endocrine glands, APUD system, and endocrinology complete. So ये हमारा फिनिश होगा. अब इसके बाद लेंगे रेपर्टरी ऑन मंडे. ओके. सो इस चैप्टर में कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कुछ आप लोगों को बताना है, एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हैं. आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई केस होंगे तो इन शॉर्ट आप शेयर कर सकते हैं. यस, वी विल शेयर. हॅलो सर. यस. एक विचारायचं होतं सर. ते तुम्ही म्हणालात ना की फेसवर ब्लॅक डिस्कलरेशन, फिअर अँड इन्सिक्युरिटी अबाउट किड्स, पेरेंट्स आणि हजबंड पण का, तिन्ही पण कव्हर होतं का त्याच्यामध्ये? चिक्सवर असेल तर हजबंड पण? हजबंड नाही, हजबंड फॉर लिप्स. नोज इज टीम ऑनर. नाक कटलं म्हणतो ना आपण, नाक नाही कटायला पाहिजे, दॅट इज टीम. आणि सर ते पूर्ण चेहऱ्यावर म्हणजे ते एम्बॅरसमेंट ना? एम्बॅरसमेंट आहे ना. होल फेस कव्हर होतो त्याच्यामध्ये. चेहरा कोणाला दाखवू शकत नाही. असं काही घडलं की मी कोणाला कसा चेहरा दाखवू, आता कसं फेस करू, हा प्रॉब्लेम कसा फेस करू, दॅट इज ऑन होल फेस. फोरहेड, चीक्स, चिन. यस. तो लिप्स में भी दो है, अपर लिप, लोअर लिप. अपर लिप फॉर फादर, लोअर लिप फॉर मदर, अँड बोथ लिप्स फॉर हजबंड. ओके सर. आणि डार्क डिस्कलरेशन अराउंड द आईज. तर एक्सक्यूज सर. हा सर, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे जसं आधी जसं सिस्ट वगैरे जे राहते नाही का, म्हणजे ट्युमर ठीक होताना सिस्ट वगैरे नंतर जायला पाहिजे. तर पण याच्यात जसा सरांच्या चार्ट मध्ये पीसीओडी ला 5th लेअर मध्ये दिलाय आणि फायब्रॉइडला 4th लेअर मध्ये दिलाय. मग ते कसं सर? एखादा पेशंट पीसीओडी आहे, पीसीओडी प्लस माझ्या लक्षात आलं. तर ऐसे केस में आपको इम्पोर्टेंस देना है पैथोलॉजी और माइजम. दो इट इज इन 5th लेयर. अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड है तो वो 4th लेयर में आएगा, लेकिन ओवरीज में सिस्ट है तो वो 5th लेयर में आएंगे. यस. तो 5th लेयर के सिस्ट पहले नहीं जाने चाहिए, पहले वहां पे पैथोलॉजी रिवर्स होनी चाहिए, फ्रॉम मोर डेंजरस टू लेस डेंजरस, फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव टू डायनेमिक, दैट इज सो राइट. तो पहले वहां पे सिस्ट जाने चाहिए, फाइब्रॉइड जाना चाहिए, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव है, हार्ड है, वो पहले जाएगा, देन राइट. क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइजम. जो प्योर साइकोटिक है, कंस्ट्रक्टिव साइकोसिस है, दैट इज फाइब्रॉइड. और जो डायनेमिक में आता है, सिस्ट कम्स इन डायनेमिज्म, दैट इज सोरा. तो वो सोरो साइकोटिक अपन बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे एक्यूमुलेशन है इसलिए वो साइकोसिस में जा रहे हैं. लेकिन मोर डेंजरस साइकोसिस, लेस डेंजरस साइकोसिस, ये दो चीजें, दो टर्म आपको समझनी पड़ेंगी. फाइब्रॉइड इज मोर डेंजरस देन, अंडरस्टैंड. आप अनम्यूट करके बोल सकते. समझ में आ गया सर. ओके, थँक यू सर. मला विचारायचं होतं, आता 2-3 महिन्यापूर्वी काही केसेस झाल्या, सडन डेथ होतं जिम मध्ये जाताना किंवा मग क्रिकेट खेळताना. जे आहेत ते ऍक्टर्सच आहेत दोन्ही पण. एक साऊथचे ऍक्टर होते आणि एक सिरियल मधले ऍक्टर होते. तर ते असं का बरं होतं, म्हणजे त्याच्या मागे काही? हे याचं पण झालं ना, कॉमेडियन. हा, राजू श्रीवास्तवचं पण झालं हार्ट अटॅक. तर हे बिकॉज ऑफ हायपर कोलेस्ट्रेमिया. त्यांच्या केसमध्ये डिपॉझिशन झालं आर्टरीज मध्ये. ते माहीत नाही पडलं, कारण ते ऑलरेडी एक्सरसाइज करत होते, स्ट्रॉंग होते, म्हणून त्यांनी त्याच्याकडे लक्षच नाही दिलं. आणि जेव्हा ते 100% व्हायच्या कंडिशनवर आलं असेल, तेव्हा अटॅक्स आले. आणि ओव्हर एक्झर्शनमुळे, बिकॉज ऑफ ओव्हर एक्झरसाइज, त्याच्यामुळे सडन अटॅक आला. कारण हार्टला एक्झर्शन तुम्ही करत आहे, एक्सरसाइज करत आहे, तो हार्ट वॉन्ट्स एनर्जी फॉर पंपिंग, और उसको एनर्जी नहीं मिल रही पंप करने के लिए, तो he will go in a rest. सर, असं असू शकतं का की स्ट्रेस मध्ये जिम नाही करायला पाहिजे? म्हणजे असं मी कारण पेपर मध्ये वाचलं होतं की जे ते स्ट्रेस आउट होते आणि तरी पण त्याने जिम केलं. हो, त्याच्यामुळे 100%. कारण तुम्ही कुठल्याही इमोशन, स्ट्रेसफुल
इमोशनल फॅक्टर मध्ये जर कुठलंही वर्क करत असाल तर तिथे 100% डिस्ट्रक्टिव्हनेसचे चान्सेस वाढून जातात. मी नेहमी म्हणायचो की ऍक्सिडेंट हे फक्त 2 कंडिशन मध्ये होऊ शकतात, एक तर अति रागात किंवा अति खुशीत. दॅट इज द इमोशनल फॅक्टर. आणि सर ज्याचे वारंवार ऍक्सिडेंट होतात त्यांचं काय? कोणतो ऍक्सिडेंट त्यामध्ये पाहायला पाहिजे की कुठला ऑर्गन अफेक्ट होते प्रत्येक वेळेला. जर हेड होत असेल तर याचा अर्थ की कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू हेड पर्सन ऑफ फॅमिली. आणि सर लेग होत असेल तर? लेग्स होत असेल तर परफॉर्मन्स. हँड्स म्हणजे तुमचं वर्क ऍक्टिव्हिटी. तर आपलं फेस वर्क पूर्ण झालं. डार्क सर्कल, हायपरलिपिडेमिया, हायपर पिगमेंटेशन ऑन फेस. नोज झालं, आईज झालं, फोरहेड झालं, चीक झालं. पण चीन वर असेल तर काय? यहाँ पे होगा तो क्या? लोअर चीन. इस्टीम नोज. ब्युटिफुल नाही, ब्युटिफुल दिसेल ते पॅच. नहीं ब्यूटी रिलेटेड टू ब्यूटी. डिग्निटी किसने कहा? अच्छा, यस, फियर ऑफ डिग्निटी. हाँ, किसी ने पूछा था ब्लैक रिंग्स अराउंड द आईज ना, तो मोस्टली ब्लैक रिंग अराउंड द आईज ये सोरिक भी होता है और साइकोटिक होता है. सोरिक इसलिए कि बिकॉज ऑफ द over exertion of eyes or continuous tearing from eyes causes the black discoloration around the eyes. Or next cause is excessive exertion, bodily exertion, mental exertion. जो लीन तीन होते हैं ना, बहुत exertion करते हैं, mental exertion करते हैं, हमेशा टेंशन में होते हैं, they cause the black ring. इसका mental emotional factor भी वही है कि always having stress, anxieties, worries. Yes. और कुछ? आणि इयर सर, कान रिलेटेड? कानावर हायपर मी बघितलं नाही, पॅच वगैरे आला, विटिलिगो आला. तो कोणत्या साईडचा आहे बघा? लेफ्ट आहे, राईट आहे, है ना? तर साईड वरनं तुम्हाला तो पर्सन कन्सिडर करता येईल. आणि मोस्टली पॅच असेल तर तो तिथे कान हा ऑर्गन नाही घ्यावा लागेल, इयर हे नाही घ्यावं लागेल, तुम्हाला तिथे स्किन कन्सिडर करावं लागेल. मोस्टली इयर्स आर फॉर हिअरिंग. जर तिथं डिस्ट्रक्टिव्ह फॅक्टर काही असेल तर तुम्हाला ते रिलेटेड टू हिअरिंग सोबत कन्सिडर करावं लागेल की असं काय आहे की जे मला ऐकायचं, काय आहे जे मला अवॉइड करायचं नाही. कोणीतरी विचारलं ॲनस कंप्लेंट. ॲनस कंप्लेंट इज फॉर द शिट फिलिंग. शिट, अशा काही घटना असतात ज्याला आपण शिट म्हणतो. ओ शिट, हे काय झालं, लाईक दिस. सो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, प्रोलॅप्स of rectum is for the main reason is shit feeling. Psoriasis, integrity, attachment integrity. So okay, आज के लिए काफी है.